अस्सलाम वालेकुम। राइट बेटा, कल हम लोग वेव्स पढ़ रहे थे और वेव्स की क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था मैं आपको बताते जाता हूँ। अच्छा देखो, हम लोग कल कर रहे थे वेव्स और वेव्स में मैंने वेव इंटेंसिटी वगैरह आपको पढ़ाया था। ये चीज लास्ट क्लास की मेन बातों को रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर। मेन बातें बेटा ये हैं कि आपने मेरे साथ ही पढ़ा था कि वेव इंटेंसिटी, एक मिनट रुको। आपने मेरे साथ पढ़ा था कि वेव इंटेंसिटी इन फर्स्ट प्लेस होती क्या चीज है, इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये बात की थी हम लोगों ने कि वेव वेव को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। उसका यूनिट क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ये कि वेव की इंटेंसिटी जो है उसको आप, या इंटेंसिटी को इन जनरल आप दो तरीकों से बता सकते हैं। पावर इंटरसेप्टेड पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। इसके बाद वेव का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन देखा था और इसके बाद हमने वेव्स का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखा था और फिर वेव्स का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ एक साथ रिलेशन देखा था। फिर हमने इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखा था और दो किस्म की सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। एक वो सोर्स जो स्ट्रेट लाइन में एमिट करे, स्ट्रेट बीम में एमिट करे, और एक वो सोर्स जो कि रेडियली स्फेरिकली तमाम डायरेक्शन में एमिट करे। और फिर पढ़ा था कि इंटेंसिटी की डिक्रीज की दो वजह हो सकती हैं। एक रीजन हो सकता है एब्जॉर्प्शन इन द मीडियम और एक हो सकता है इंटेंसिटी में डिक्रीज की वजह स्प्रेडिंग ऑफ एनर्जी इन द मीडियम। वो सोर्सेस जो स्ट्रेट लाइन में एमिट करती हैं, जो कि जैसे मैंने लेजर सोर्स की एग्जांपल कही थी, जो एक डायरेक्शन में एमिट करती हैं, उनमें एनर्जी लॉस की वजह, इंटेंसिटी डिक्रीज की वजह सिर्फ एब्जॉर्प्शन बाय मीडियम है। जबकि वो लाइट सोर्सेज जो एमिट करती हैं तमाम डायरेक्शंस में, यहाँ लिखा हुआ था सारा भेजा भी आपको शायद, कि जो रेडियली एमिट करती हैं उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है दोनों रीजन से, एब्जॉर्प्शन ऑफ मीडियम की वजह से भी और स्प्रेडिंग की वजह से। फिर ये रिलेशन बनाया था, लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन को इग्नोर करके, निगलेक्ट करके रिलेशन बनाया था और ये सारे से साथ, ठीक है। ये सारी बातें मेरी आपके साथ कर रही थी। तो बच्चों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमने क्या करना है, हमने पहले क्वेश्चंस करने हैं। मैंने क्वेश्चंस कुछ निकाले थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसकी पिक्चर लो पे करना शुरू करते हैं। बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चंस आसान है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। चंद मुश्किल है इसमें से।
आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो खैर एमसीक्यूज हैं, पहले पेपर 2 के क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद एमसीक्यूज के। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। ना मैं वन बाय वन पहले आपको पेपर 2 के क्वेश्चन दिखा दूं, इंटेंसिटी के, फेज डिफरेंस के, पाथ डिफरेंस के, इन चीज़ों के, और उसके बाद मैं यहाँ क्वेश्चंस के ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है जी, मैंने इसकी पिक्चर भी ले ली कि आपसे। अब आ जाए बुक पे और अपनी पास से बुक निकाल लो जल्दी जल्दी से, और उसमें से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, या पास से बुक निकाल लो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है जो मैं रेज कर रहा हूँ, ये मैंने आपके साथ सॉल्व किया था, लेकिन आज इसको दोबारा करेंगे क्योंकि अब आप इसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हो। उस दिन हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ आसान किया था। अभी हम पेपर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पेज नंबर 99 पे करवा में चुका हूँ, लेकिन अब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। और 99 का एक पार्ट है सिर्फ जो हमने करना है। ठीक है, सो अब बुक सामने होगा मेरे ख्याल से आप लोगों के पास। अब एक वर्ड समझना गौर से देखना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वेरिएशन ऑफ वेव है जो ट्रेवलिंग है, आगे जा रही है, प्रोग्रेसिव है, मतलब नॉर्मल वेव है, ट्रेवल करने वाली वेव है, प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन अब तक आपने जो पढ़ी है वो सब प्रोग्रेसिव होती है। स्टेशनरी या स्टैंडिंग पढ़ेंगे आगे चल के, अभी सारी वेव्स प्रोग्रेसिव ही हैं आपके लिए। इन्होंने क्वेश्चन के एक हिस्से में कहा कि इसकी वेवलेंथ निकाल दो, तो और उसके लिए उसके बाद का कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, स्पीड दी हुई होगी कहीं ना कहीं, ये स्पीड। तो वेवलेंथ ये डिस्टेंस का ग्राफ है, इसमें वन साइकिल की जो लेंथ आती है वो वेवलेंथ ही होती है, यानी कि जो 0.6 दिख रही है वो वेव लेंथ है, 0.6 मीटर्स। अगर 0.6 मीटर्स हो और स्पीड पता हो तो वेवलेंथ तो यहाँ 0.6 आ गई। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मांगेंगे तो क्या हम v इक्वल्स टू लैम्डा एफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। v भी पता है 300 है, 330 है, और लैम्डा हमने निकाल लिया। ये पढ़िएगा जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है a second wave has the same frequency, गौर करना बेटा, same frequency, but the speed of the wave and the speed as shown, same speed है, same frequency है, लेकिन double the intensity है। phase difference between the two waves is 180, completely out of phase। उसको sketch करना 2 मार्क्स के लिए। तो हो सकता है आपने मेरे साथ उस दिन सॉल्व कर लिया हो, लेकिन अब क्योंकि पूरी अंडरस्टैंडिंग है इस वजह से आपके पास सारा डाटा है, मतलब सारा मेथड है। सॉरी, इंटेंसिटी कितनी थी? डबल इंटेंसिटी। अगर एक वेव का इंटेंसिटी डबल है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि जब एम्पलीट्यूड डबल होता है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। ये मैं लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन एग्जाम कंडीशन में बच्चे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बच्चे प्रोपोर्शन से करेंगे इसको, कि भाई एम्पलीट्यूड के लिए इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी इंटेंसिटी हो जाए डबल तो व्हाट हैपेंस टू एम्पलीट्यूड, उसे कर देते हैं एक्स। कि अब नया एम्पलीट्यूड है x। ठीक है जी, तो यहां से आप क्या करें, इस सेकेंड इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यूज डाल दें, होता है k इंटू पुराना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बाय कैंसलिंग के हम लिख सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर,
और अगर ऐसा है तो क्या हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स a। लेकिन बेटा वर्किंग तो आपको सिखाने के लिए भी की है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो आप यूं करेंगे, देखें यूं करना चाहिए, अच्छे बच्चों को ऐसे करना चाहिए कि इंटेंसिटी इज इन प्रोपोर्शन विद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो अगर फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी डबल हुई है, अगर इंटेंसिटी डबल हुई, ये भी मैं ज्यादा ही कर रहा हूँ वैसे, इंटेंसिटी डबल हुई है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डबल हुआ होगा, ठीक है ना, डबल ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और अगर यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स, यानी यू विल टेक द अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग फॉर न्यू एम्पलीट्यूड, तो आ जाएगा √2। बहरहाल कंप्लीट वर्किंग ये लेफ्ट साइड पे हुई हुई है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो थी ना, वो थी 1 2 3 4 एंड 5 डिविजन्स। अगर एम्पलीट्यूड पहले से 5 था तो √2 टाइम्स हो जाएगा फॉर डबल द इंटेंसिटी, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय √2, नया एम्पलीट्यूड निकाल रहा हूँ बेटा, यानी x निकाल रहा हूँ नया एम्पलीट्यूड, √2 कह रहा है 7.1, तो अब इसका मतलब नया एम्पलीट्यूड होगा 7.1 डिवीजन। तो हम नई वेव बना रहे हैं जिसका फेज डिफरेंस 180 है, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है, और नया एम्पलीट्यूड 7 है। तो बच्चों नया एम्पलीट्यूड 7 का मतलब दिस एम्पलीट्यूड इज 5 6, ठीक है, और यहाँ ऊपर देख लेते हैं। इसका मीनिंग हमारी जो वेव है, जिसे मैंने पहले भी कहा होगा ना शायद, याद हो, ये बाद में रेज कर देंगे, इससे हमारा एम्पलीट्यूड सही बन जाएगा, बस वेव अच्छी बन जाएगी। स्केचिंग में मुश्किलें होती है ना, इसलिए आसान रहता है कि ऐसे कर लें पहले, फिर बाद में रेज कर देंगे इस लाइन को। सो द न्यू वेव विद a phase difference of 180 degree बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये बेटा वर्किंग इसकी, अच्छा यहाँ तो कोई वर्किंग थी नहीं थी ना, ठीक है, तो इसी तरह से लैंडस्केप में इसकी हम लोग पिक्चर ले लेते हैं, आपको भेज देंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ रहा हूँ यार, हाँ साथ साथ कर रहे हो तो तेज तेज करते जाना, और अच्छा रहेगा। 106 पेज, हाँ जो चलते 106, राइट। दो वेव्स बनी हुई हैं, एक ए और एक बी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और देखने में पता चल रहा होगा दोनों पहले से ही आउट ऑफ फेज है, फ्रीक्वेंसी सेम, यानी कोहेरेंट हैं, आउट ऑफ फेज हैं, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस नजर आ रहा है। एक वेव का एम्पलीट्यूड, वन ऑफ द टू का एम्पलीट्यूड है 3, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है 2। बस ये 10⁻⁴ ये सब है, लेकिन बहरहाल 2 और 3 की वैल्यूज हैं, दोनों में 10⁻⁴ सेम है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, ये कहते हैं बाय रेफरेंस टू 5.1 स्टेट वन सिमिलैरिटी वन डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो हम कह सकते हैं सिमिलैरिटी है सेम फ्रीक्वेंसी, इसको सेम वेवलेंथ भी कह सकते थे, जाहिर है ना, सेम वेवलेंथ भी कह सकते थे। व्हाट इज द डिफरेंस, देख रहे थे आप, डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड था, डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड था, एक और भी डिफरेंस था, और वो था फेज डिफरेंस। इन्होंने में से एक पूछा है, लेकिन हम फेज डिफरेंस ही बता सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, स्टेट विद रीजन वेदर टू वेव्स आर कोहेरेंट। चेक करते हैं, वेव्स कोहेरेंट, तो वैसे पता है कि कोहेरेंट दिख रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। एविडेंस कैसे दें इस बात का, कह सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब coherent। लेकिन आपको बताया था कि जब आप सेम फ्री कोहेरेंस की मीनिंग देंगे ना, तो आप एक अलग तरीके से बात करेंगे, आप बताएंगे वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं, यानी जब इसका ट्रफ था उसी पॉइंट पे इसका क्रेस्ट था, और फिर इसका क्रेस्ट हुआ, जिस पॉइंट पे इसका क्रेस्ट हुआ वहां दूसरे का ट्रफ हो जाएगा। और सिमिलरली
Can the phase difference be about intensity? Can we write different intensity? लिख सकते हैं. डिफरेंट एम्पलीट्यूड है बेटा, तो डिफरेंट इंटेंसिटी भी लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, तो हम इसे कैसे रीजन करेंगे कि स्टेट वेदर द वेव्स आर कोहेरेंट. तो हम बताएंगे यस, यस दे आर कोहेरेंट. और रीजन क्या देंगे? मेंटेनिंग a constant phase difference. ठीक है जी. 180 मेंशन करना जरूरी नहीं है, करना चाहो कर दो, लेकिन मेंटेनिंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि ऑलवेज आउट ऑफ फेज. ठीक है बेटा, ऑलवेज आउट ऑफ फेज. आगे बढ़ रहा हूँ. देखिए क्या है. इंटेंसिटी पे पहली प्रॉपर कैलकुलेशन आई है यार, थोड़ा सा अटेंशन देना है एक चीज पे. मैं पिक्चर अपने लैपटॉप पे सामने कर रहा हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं. तुम लोग भी पिक्चर को सामने रखना, बाद में कॉपी करना इसको. कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव ए अलोन एट दैट पॉइंट जहां पिक्चर दिखाई जा रही है, वहाँ इंटेंसिटी ऑफ वेव ए अलोन इज आई. तो इंटेंसिटी ऑफ ए को नाम दिया है आई. एंड व्हाट इज दैट? वो है इंटेंसिटी ऑफ द के इनटू ए स्क्वायर. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी आई जो है, यानी ए की जो इंटेंसिटी है, वो है के इंटू ए का स्क्वायर, और ए है 3. ऑल्दो ये 3 × 10⁻⁻⁴ cm है, लेकिन क्योंकि कंपैरिजन करना है और दोनों की 10⁻⁻ सेम है, इसलिए ऐसे काम चल जाएगा. ठीक है ना. अगर मैं इसे लिख दूं कि इंटेंसिटी इस हिसाब से हो गई 9 टाइम्स के. ठीक है. अब कह रहे हैं शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ बी इज दिस. अब लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ बी. अगर हम बी की इंटेंसिटी लिखेंगे तो के इंटू बी का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो है 2. तो ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स के. ये इंटेंसिटी ऑफ वेव बी. तो क्या इंटेंसिटी ऑफ वेव बी में 4 तो ठीक, के की जगह मैं यहां से उठा के वैल्यू डाल सकता हूँ. के की वैल्यू क्या बन रही है? आई डिवाइडेड बाय 9. चेक करो, क्या इंटेंसिटी ऑफ बी 4 डिवाइडेड बाय 9 आए है. ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं. अच्छा नहीं, आगे नहीं बढ़ते, उसने रिजल्टेंट इंटेंसिटी मांगा है, उसमें इंटरफेरेंस सॉल्व करना पड़ेगा, वो बाद में करेंगे. ठीक है. बस ये इंपॉर्टेंट था, ये समझना. कॉपी कर लो बेटा जल्दी जल्दी. ऐसा वर्किंग को देख लो बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं तफसील बताऊं. एक दफा वर्किंग को दोबारा देख लो. दो एम्पलीट्यूड हैं, दो इंटेंसिटी को कंपेयर करना है. अब इसमें ऐसी क्या बात थी? इंटेंसिटी ए की बोला गया है, इंटेंसिटी ऑफ ए इज आई. आई की वैल्यू क्या है? यहाँ मैंने लिखा आई की वैल्यू क्या है जी? आई की वैल्यू के इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और वो था 9 टाइम्स के. यहां से और पहले जान लिया करो ना बेटा, फिर मैं शुरू कर दी बात. बहरहाल यहाँ से लिख सकते हो व्हाट इज के इज आई डिवाइडेड बाय 9. ठीक है. और बस इसको यूज कर लिया आगे. दूसरे की इंटेंसिटी रखी, सब्स्टिट्यूट की, उसकी इंटेंसिटी थी सेकंड वेव की. बी की इंटेंसिटी दोबारा के इंटू ए का स्क्वायर लिखा है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. उसका एम्पलीट्यूड 2 था. तो ये हो गया. ठीक है जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं. कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने. ठीक है. राइट. पिक्चर भी ले ली होगी. आगे देखो यहाँ से. अच्छा बेटा, अब जो है 114 के ऊपर क्वेश्चन है, करवा मैं चुका हूँ आपको पहले.
लेकिन वही बात कि इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी रेस किया था आपके सामने, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इसमें ऐसे देख लो। कहते हैं एक वेव बनी हुई है, जल्दी बताता हूँ। एक वेव बनी हुई है, एक और वेव बनानी है जिसका फेज डिफरेंस 60 हो और इंटेंसिटी हाफ हो, इंटेंसिटी हाफ हो। तो वर्किंग बहरहाल मैं यहाँ भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन जब तुम लोगों की प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह तुम लोग इसको बगैर वर्किंग के डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करोगे कि इंटेंसिटी हाफ होने से एम्पलीट्यूड का क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूँ बराबर, हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ सम वेव इज k इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी और वेव की इंटेंसिटी हो जाए, से फॉर एग्जांपल किसी और वेव की इंटेंसिटी हो जाए I/2, तो उसका नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसको कुछ नेम कर दो, एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू निकाल लो, ऊपर वाली इक्वेशन में से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा I की जगह k इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से बाय कैंसिलिंग k आपके पास बन जाएगा x की वैल्यू, चलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी a डिवाइडेड बाय √2, और a डिवाइड बाय √2 बनता है 0.71 टाइम्स 71 टाइम्स। मैं एक दफा और देख लेता हूँ, 0.707 बनेगा वैसे एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट है 0.707 71 हम लोग इसको कर लेते हैं। अब जो वेव बनी हुई है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड है 10 डिविजन्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डिविजन। हम जो वेव बनाएंगे उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 10 को 0.71 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.71 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिविजन्स, तो ये हमें देगा कितना, ये देगा 7.1 डिवीजन, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 7 डिविजन्स पे ही काम कर जाएंगे इससे से। अब फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फेज डिफरेंस जो है हमारे पास, फेज डिफरेंस था 60। फॉर्मूला याद दिलाने के लिए, पहले कर चुके हो वैसे, ये पूरी वर्किंग ही कर चुके हो। फॉर्मूला था टू, अच्छा हमें डिग्रीज में दिया हुआ तो 2 पाई नहीं 360 लेता हूँ, वरना रेडियंस में होता तो 2 पाई से काम चलाते। तो हमारे पास फेज डिफरेंस है, गिवन फेज डिफरेंस है 360 है ना, 60 डिग्री फेज डिफरेंस है 60 जी, फेज डिफरेंस 60 है और ये 360 है। टाइम पीरियड यहाँ कितना है, नंबर ऑफ डिविजन्स में देखें हैं तो स्टार्ट से लेके यहाँ तक 15 डिविजन्स है और यहाँ तक 30 डिविजन्स है, और क्योंकि नंबर्स नहीं है ना, कोई लेबलिंग नहीं है, तो इसका मतलब डिविजन्स की टर्म्स में ही ले सकते हैं, डिवीजन की टर्म्स में ही एम्पलीट्यूड लिया था। तो टाइम पीरियड है 30 डिविजन्स, तो स्मॉल टी यानी गैप बिटवीन द टू वेव्स आ जाएगा, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है बेटा 5 डिविजन्स। ठीक है, इसका मतलब दोनों वेव्स में 5 डिविजन्स का लीडिंग या लैगिंग है। तो अब अगर मैं यूं कर लूं यहाँ से कि पहले बना लूं वेव बनेगा कैसे, उसका एम्पलीट्यूड सेट कर लें, जैसे अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, बनाना आसान हो जाता है। 7 डिविजन्स पे, जो कि 7.1 थी, लेकिन बहरहाल हम 7 डिविजन्स पे एक लाइन बना लेते हैं। एग्जाम कंडीशन में इस लाइन को या तो डॉटेड करना है या इरेज कर देना है, बनाने के बाद लाइन बन गई। अब दोनों वेव्स में गैप कितना है, 5 डिविजन्स का। हाँ बेटा 5 डिविजन्स का, बाय 5 डिविजन्स आई मीन अगर पहली वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो सेकंड वेव 5 डिवीजन के बाद स्टार्ट होगी। अगर इस फर्स्ट वेव का हाफ वेव इधर कंप्लीट हुआ है तो इसका 5 डिविजन के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, और बस फिर वेव सेट कर दो, एम्पलीट्यूड तो आ ही गया है। कैसे वेव सेट होगी,
चेक कर लीजिएगा। ऐसे बना सकते हैं हम। ठीक है, ये बन गया हमारे पास पहला हाफ वेव। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाफ वेव हम कह सकते हैं, अगर पहला कंप्लीट वेव इसका यहाँ था बना, तो हमारी वेव का 5 डिविजन के बाद बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट हुआ था इधर, तो ये 5 डिविजन के बाद हो जाएगा बस। ये बन गई बेटा वेव। ठीक है, अब इसमें मार्क्स होने चाहिए थे, अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे। 3 मार्क्स दिए भाई इन्होंने। ये सारी वर्किंग है, ड्राइंग है, 3 मार्क्स है। ठीक है, तो राइट, तो होप यहाँ तक बातें बच्चों को कन्वे हुई होंगी। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव एक्सिस में भी हो, बेटा अगर नेगेटिव एक्सिस में होता ना, तो फिर वो हमें लीडिंग और लैगिंग याद होगा ना, वो वाला कॉन्सेप्ट वो देते हैं, इन्होंने दिया ही नहीं है। तो वैसे बाय द वे पूछता हूँ, एक चीज मिटा के फिर ज्यादा अच्छा समझ आएगा। हाँ, अब बताओ कि इस वक्त आपने क्या बनाया है, लीडिंग वेव बनाई है, लैगिंग, मतलब जो फेज डिफरेंस है हमारी, जो हमने वेव बनाई है, वो फेज में लीड कर रही है या लैग कर रही है? आई होप आप सबका आंसर होगा वो फेज में लैग कर रही है, क्योंकि अपेरेंटली वो लीड कर रही है। तो इन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन बनाने के लिए जगह ही नहीं दी, जैसी दूसरी वाली केस में दी थी जो हमने पहला सॉल्व किया था। ठीक है जी, तो आप जल्दी जी कॉपी करना चाहो कर लो, मैं आगे बढ़। ये हो गया एक। अच्छा, मसला है कि इंटेंसिटी के बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन इशू ये है कि वो सब इंटरफेरेंस के साथ हैं। तो बस ये कि वो अभी करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ऑलराइट, चलें इसको भी। स्टेशनरी वेव्स के साथ हैं, मतलब वो इंटेंसिटी के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्टेशनरी वेव्स वगैरह के साथ हैं, जो आगे टॉपिक्स आएंगे। तो फिर और इंटेंसिटी सेंस बनाएगा, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस मजीद और अच्छा सेंस बनाएगा आपके लिए। फिर से ये वही है, नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब, तो यहाँ से फिर शायद हमें 172 पेज पे आओ बेटा, 172। 172। अच्छा, ये मैंने कर लिया है आपके साथ, इसका मतलब सॉल्व हुआ हुआ। प्लीज कंफर्म करना बच्चे, कोई ये मैंने आप ही के साथ किया है, किसी और ग्रुप के साथ किया है? बच्चों जरा प्लीज कंफर्म करना, 172 है। इल्सा, जैदी, सादिक, जो जो बच्चे अभी मैसेज भी कर रहे थे, कंफर्म करो, हैव वी कंप्लीटली देन सॉल्व दिस क्वेश्चन? नहीं किया, ये मैंने किस ग्रुप के साथ किया है? ओके चलो खैर, ठीक है, देख लो, आ जाओ। अम, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, पहला पार्ट तो छोड़ दो, वो स्टेशनरी वेव के ऊपर है, दूसरे पार्ट से आओ। ओके ओके, कर रहा हूँ बेटा, सेकंड पार्ट से आ जाओ। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कोई स्टेशनरी वेव है, अब हमें नहीं फर्क पड़ता है स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव है, बस वेव है हमारे लिए तो फिलहाल। स्टेशनरी की स्टोरी तो बाद में देखेंगे। एक वेव है जो प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि पी से लेके क्यू तक आर टू पार्टिकल्स ऑफ दिस स्ट्रिंग, state the number of antinodes, determine the time taken for the particle P to travel from its lowest point to the highest point.
और आखिर में फेज डिफरेंस। नहीं यार, इसको छोड़ दो, क्योंकि स्टेशनरी वेव बार बार बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ स्टेशनरी वेव का। सो लीव दिस क्वेश्चन, कुछ और निकालते हैं जिसमें प्योरली वो हो जो आपने किया वो, लेकिन यहाँ से नहीं। अच्छा चलो यार, ऐसा करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। आ जाएं जल्दी से। अब बेटा पेपर 2 के इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो कि वो रिलेटेड पूछेंगे आपसे ना। तो आप आ जाएं पेज नंबर बुक के 10 पे, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक। जो मैंने मार्क कराए मैं उन्हीं में से ले रहा हूँ। जो बिल्कुल आसान होंगे वो छोड़ते जाएंगे, और जिनमें थोड़ी थोड़ी वर्किंग होगी वो करते जाएंगे। पेज नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9। जो है जल्दी से देखो, पढ़ लो बेटा एक दफा। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो देख लो। ऑलराइट, क्वेश्चन में इन्होंने इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड और एरिया दोनों के साथ चेंज करवाया है। अब हम फंस यहाँ पे यूं जाएंगे कि इंटेंसिटी का कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एम्पलीट्यूड और एरिया एक साथ हैंडल हो रहे हो। तो यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है। देखिएगा मेरे साथ। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी जो होती है वो k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। और क्या हम ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, वो है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम या पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, अब इशू ये है कि यहाँ पे दो ए आके कंफ्यूज करेंगे हमें। एक ए एम्पलीट्यूड का है और एक ए एरिया का है। उन्होंने यहाँ एरिया को ए नहीं लिया, एस लिया है। तो इस इक्वेशन को हम कर देंगे ई टी बाई एस, वेयर एस विल बी रिप्रेजेंटिंग एरिया, ठीक है। तो नाउ क्या हम ये लिख सकते हैं, जगह बड़ी कम है, बहरहाल क्या ये लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी, सेकेंड एक्सप्रेशन को, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एस, ठीक है जी। फिर एस रिप्रेजेंट्स एरिया। अब दोनों को इक्वेट कर दें, किन दोनों को। पहली इक्वेशन जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की रिलेशन बना रही है, और इसको अगर हम इन्हें इक्वेट कर दें इंटेंसिटी की वैल्यूज को, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, कहने से अब बन जाएगा k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइड बाय एफ। और क्या यहाँ पे एनर्जी अपॉन टाइम का एक रिलेशन बन जाएगा जिसमें है k a का स्क्वायर इंटू एरिया। हाँ बेटा, ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है जिससे काम होगा हमारा, ठीक है। और एग्जाम कंडीशन में जाहिर है इतनी सारी एफर्ट थोड़ी करनी होगी, पहले से तैयार होगे तुम लोग इस चीज के लिए, क्योंकि आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो यूल प्रिपेयर इट इनिशियली कि ऐसे होगा। ये जो सब एफर्ट कराई आपके सामने, आपको एग्जाम कंडीशन में थोड़ी करनी चाहिए। आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। नाउ अप्लाइंग दिस फाइनल एक्सप्रेशन, आगे अप्लाई करो, यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, इशू ये है कि इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम को कह रहा है, energy per unit time, the energy per unit time reaching a surface was E. जब एरिया S था, एम्पलीट्यूड A था, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम वाज E। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम वाज E, जो कि है K इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू S। बेटा मैंने T गायब नहीं किया है, उन्होंने एनर्जी पर यूनिट टाइम को E बोला हुआ है।
जी जैदी आप भी ठीक कह रहे हो, जैफा तुम भी ठीक कह रहे हो। बस ये बाकी बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर दूं बेटा। तो अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द न्यू एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको एक्स बोल दो या ई प्राइम बोल दो, न्यू एनर्जी पर यूनिट टाइम जब क्या हो, एम्पलीट्यूड डबल हो जाए, एरिया डबल हो जाए, एरिया हाफ हो जाए, एरिया हाफ हो जाए तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एस, एस अपॉन टू या वन अपॉन टू, ऐसा हो जाए। तो ई प्राइम की वैल्यू क्या होगी, क्या हम कह सकते हैं ई प्राइम नई एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसमें हम इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a² और एरिया एस डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, होगा ई प्राइम इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू ए इंटू एस। और ये क्या है, ये पुरानी वाली वैल्यू एनर्जी पर यूनिट टाइम की। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनली, जगह है बहुत कम, कि एनर्जी पर यूनिट टाइम नाउ इज इक्वल्स टू 2 ऑफ ई। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है पूरा, इसमें कोई वेव में इंटेंसिटी की इक्वेशन के अलावा कोई वेव की अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है ना। जब आप एग्जाम कंडीशन में होंगे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कौन से स्टेप्स, हाईलाइट करता हूँ, आप करेंगे सिर्फ ये वाले स्टेप्स, क्योंकि बाकी जो पीछे हुआ है उसके लिए आप रेडी होंगे पहले से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तुम लोग इसका, ठीक है। मैं क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा, हाँ, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है भेजने को तो मुश्किल होता है। मैं सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भेजूंगा, तुम लोग अपने लिए स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकाला हुआ था यहाँ से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रोपोर्शन से ही करना चाहिए अली, प्रोपोर्शन से ही करना चाहिए, बस ये कि थोड़ा सा बाकी बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगा ना, ऐसे शुरू में प्रोपोर्शन से बताऊंगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप ज्यादातर लोग तो स्मार्ट हैं, लेकिन ये कुछ बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल भी करते हैं ना, तो इस वजह से 12 10 मैंने मार्क किया हुआ है, 10 मैंने पहले सॉल्व भी कराया हुआ है तुम लोगों को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन इंटेंसिटी, 12 इज ऑन इंटेंसिटी। क्वेश्चन में कह रहे हैं वेव एम्पलीट्यूड, वेव ऑफ एम्पलीट्यूड, or wave of amplitude 20 millimeters has the intensity Ix। पेज नंबर क्या था भाई, पेज नंबर 11। ये कहते हैं वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 20 मिलीमीटर है, इट हैज इंटेंसिटी Ix। another wave has the same intensity, same frequency, but amplitude 5। बेटा एम्पलीट्यूड आधा होता था तो इंटेंसिटी 1/4 होती थी, एम्पलीट्यूड 1/3 होगा तो इंटेंसिटी 1/9 हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड 1/4 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी 1/16 हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड 1/4 हुआ है, if अगर एम्पलीट्यूड ए से a/4 हो गया है तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी आई से I/16 हो जाएगी। ये बात अगर रेडी है बच्चों को तैयार, तो डायरेक्ट आंसर सामने नजर भी आ रहा होगा। बस मैं एक थोड़ी बहुत और सबकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ कि क्या ये कहा जा सकता है कि जो इंटेंसिटी बनेगी वेव y की, वो 1/16 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ x बनेगी। अब उन्होंने मांगा क्या है, उन्होंने मांगा है Ix/Iy। तो इसको जरा सॉल्व करो, Ix/Iy क्या हो जाएगा, 16 के बाद 12 हो गया, 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में कैन वी डू 400 डिवाइडेड बाय 25, 400 डिवाइडेड बाय 20। हाँ यार वैसे कर लो। अब यहाँ पे 15 कर रहे हैं बेटा, 15 कर रहे हैं, नहीं चले 15 आपके करने का है, 15 में कुछ भी नहीं है। 15 में बेटा बहुत सिंपल सा, देख लो सामने।
बच्चों 15 में इन्होंने एक वेव की फ्रीक्वेंसी और स्पीड दी हुई है और वो कह रहे हैं वेवलेंथ निकालनी है। तो सीधा सा फॉर्मूला है किस चीज का, दो स्पीड्स गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वो है फॉर्मूला v इक्वल्स टू लैम्डा f का। साउंड की स्पीड एयर में रफली 332 होती है, जिसको उन्होंने 300 लिया हुआ है, और वाटर में 1500 होती है, तो वो लिया हुआ है। दो स्पीड्स हैं और वेवलेंथ मांगी है, जबकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है, कल शायद या उससे पहले बात हुई थी, फ्रीक्वेंसी वेव्स की कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। जब वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, बट स्पीड हैज टू रिमेन अनचेंज। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ बेटा 15। इसके बाद 16 है। 16 चलो देख लो, 16 में कुछ इंटेंसिटी है, आई होप डायरेक्ट कर पाएंगे मेरे बच्चे इसको देख के। बेटा एक ना दो वेव्स बनी हुई हैं पी एंड क्यू। पी और क्यू के एम्पलीट्यूड में क्या फर्क है, क्यू का एम्पलीट्यूड डबल है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इंटेंस, इसका एम्पलीट्यूड तो डबल है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाफ हुई हुई है इसकी। कैसे कि इस वेव का टाइम डबल हुआ हुआ है, जितने टाइम में पी का एक वेव कंप्लीट हो जा रहा है उतने टाइम में क्यू का हाफ वेव कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है, मैं लिखता हूं लेकिन बच्चों को एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्यू is double of amplitude of wave P. But the frequency of wave Q is half the frequency of wave P. अगर एम्पलीट्यूड डबल हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो, सॉरी एम्पलीट्यूड डबल और फ्रीक्वेंसी हाफ हो, तो हमने पढ़ा है ना कि इंटेंसिटी सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी होता है सम कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए सेम, ठीक है। सेम इंटेंसिटीज, ठीक है। वर्कशीट भेजी थी बेटा, उसमें बिल्कुल इस तरह का एक काम हुआ हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जैक्टली यही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वेव इज 500 हर्ट्ज, स्पीड इज 340, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू phase difference between motions of the 2 points 0.17 meter apart। अगर कर लिया हो तो बेटा बता देना, मैं सॉल्व भरा कर रहा हूँ, लिखा हुआ था कुछ भी नहीं। ये बताएं कि क्या हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, v डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी है 340, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 500, ये बनता है बेटा 0.68। इसकी वेवलेंथ हो रही है 0.68, ठीक है, 0.68 मीटर। अब सीधा सा फॉर्मूला है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 360 या 2 पाई, हमें 2 पाई लेना चाहिए क्योंकि आंसर पाई में रेडियन की टर्म्स में, रेडियन के यूनिट्स में, डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स। इनमें अगर वैल्यूज डालोगे तो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना निकाला है 0.68 मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन व्हाट इज दैट 0.17, तो बेटा 90 डिग्रीज आ रहा है, मतलब पाई अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। तो बेकार की मेहनत नहीं करनी चाहिए हमें कि डिग्रीज में पहले निकालें फिर रेडियन में कन्वर्ट करें उसको, जो जिस यूनिट में आंसर मांग रहा है उस यूनिट में कैलकुलेशन ही क्यों ना कर लें अपनी। तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, एक दफा मैं देख लूं, ये है 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 0.17, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.68 मल्टीप्लाइड बाय, ये रहा बेटा पाई अपॉन 2, हाफ पाई अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है जी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये था बेटा 18, ठीक है।
21 पे और 21 भी अच्छा लगता है। 21 किया है तुम लोगों के साथ, शायद चेक करो बेटा, 21 हुआ है ना? 21 हो गया 21, जबरदस्त। 24 पे आ जाओ बेटे। 24 भी हो गया है, 24 भी हो गया होगा, यकीनन हो गया होगा। क्योंकि इससे रिलेटेड, यस, ये आपके साथ हुआ, ठीक है, ये आपके साथ 24। 25 इसके बाद था। अ, चलो देखना, sound wave x has intensity of 10 is to power 12 times greater than that of y। x की इंटेंसिटी 12 10 is to power 12 टाइम्स ग्रेटर है, तो एम्पलीट्यूड कितना ग्रेटर होगा? उसको रूट कर दें वैसे। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ x is 10 raised to power 12 times the intensity of y, ऐसा वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे k इंटू ए एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, और मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि ए एक्स इक्वल्स टू, इंशाल्लाह जब तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एफर्ट करनी ही पड़ेगी तुम लोगों को, प्रोपोर्शन से सॉल्व करोगे इसको इंशाल्लाह, ठीक है। ये है 25 बेटा, यहाँ से 28 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखो 28 क्या है। ठीक है ना जी, ठीक है बेटे, जल्दी से पिक्चर चले लो इसकी। 28 ये है। 28 में इन्होंने कहा कि ये कोई वेव प्रोपिगेट कर रही है। कहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स साइनोसॉइडल वेव इन अ सी ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड। ये वेव की स्पीड है, याद रखिएगा, कांस्टेंट वेव स्पीड होती है। कह रहे हैं द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स इन द वेव इज 2 पाई एफ। अच्छा, ये फॉर्मूला जो आप A2 में आपको आना चाहिए, खुद पढ़ते हैं A2 में, यहाँ इन्होंने दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जी एक वेव की स्पीड है 8 मीटर्स पर सेकंड, और ये वेव के जो वेव बनाने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। ये वेव की ट्रेवलिंग स्पीड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड तो बदलती रहती है ना बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम, आपको पता ही है, और वो डिफरेंट होती है। क्वेश्चन में कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी एफ वगैरह है, ए एम्पलीट्यूड है, an object of p of mass this is floating on surface, ठीक है। what's the maximum kinetic energy of that object? यार अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, वैसे है तो फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करने वाला क्वेश्चन। किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो अगर कोई वाटर सरफेस के ऊपर एक कॉर्क हो और वो वाटर सरफेस के ऊपर नीचे मूवमेंट की वजह से वाइब्रेट कर रहा हो, तो जो वाटर की सरफेस की स्पीड होगी, यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की स्पीड होगी अप एंड डाउन, वही स्पीड कॉर्क की भी होगी ना, जो कि मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। तो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू बताओ। मैक्सिमम ही बोला है ना, मैक्सिमम। तो क्या हम ये ले सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और उसने दिया हुआ है कि यह है स्पीड वेव की, जो वेव फॉर्म करने वाले पार्टिकल। तो क्या मैं 2 पाई एम्पलीट्यूड टाइम्स फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर लिख सकता हूँ? इसमें से वैल्यूज डालनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, आई होप होगी ना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई, निकालना पड़ेगी फ्रीक्वेंसी अलग से। अच्छा बेटा, इस वेव की स्पीड के लिए दिया हुआ है कि फॉर्मूला है लैम्डा। थोड़ी वर्किंग है बेटा, देख लो। वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला निकालना है, फ्रीक्वेंसी वहां चाहिए। तो वेव की फ्रीक्वेंसी है स्पीड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। स्पीड कितनी है वेव की? 8। और वेवलेंथ कितनी है, वो ग्राफ से देख रहे हो कितनी वेवलेंथ है, 50 मीटर्स। बच्चों यहाँ से आइए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ये, और ये स्पीड ऑफ द वेव यूज हुई है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द वेव फॉर्मिंग पार्टिकल्स नहीं,
हमें स्पीड ऑफ द वेव फॉर्मिंग पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी निकाल के देंगे। क्या इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हमारे पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 2 × 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी यूज हो जाएगी। एम्पलीट्यूड आप यहाँ से उठा लेंगे 2 और सॉल्व कर लेंगे। मैं लास्ट स्टेप तक कर देता हूँ, कैलकुलेशन पूरी खुद कर लेना। आंसर बी है। थैंक यू बेटा। बस मैं बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी सी ज्यादा वर्किंग हो गई है, बस कॉपी कर लेना। ये हाफ मास हो जाएगा 2⁻³ ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 मीटर्स और एफ का वैल्यू जो भी होगा जो हमने निकाला होगा वो। ठीक है, बस ख्याल करना क्या कि इस पूरी चीज की स्क्वायरिंग करनी है, इसे नहीं भूल जाना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आंसर बच्चे बता रहे हैं बी आ रहा है। ठीक है, अब इसकी पिक्चर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 28, अब है 30। आई होप 30 इसी पेज पे बेटा, 30 पेज पे वेव इंटेंसिटी का सीधा क्वेश्चन है, बल्कि सीधा भी क्या है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन मांगा है, खुद कर लेना। 34 देखो, 34 में उन्होंने, अच्छा बेटा 34 में 34 में इन्होंने कहा कि एक वेव सोर्स है, ये रही वेव सोर्स, रेडियल एमिट कर रही है तमाम डायरेक्शंस में, दिख रहा होगा आपको। ये सोर्स पी पॉइंट पे इंटेंसिटी रिकॉर्ड कराती है अपनी, और फिर उस पे इन्होंने कहा इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, जो बच्चों को याद करवाया था कल, वो इन्होंने खुद दिया हुआ है कि इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ क्यू के ऊपर क्या चीज पूछा है, व्हाट इज, अच्छा रुको पहले, कहते हैं कि एयर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड पी पॉइंट पे 8 है, यहाँ लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड 8 है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट्स द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट क्यू। देखो यार, कि हम कह सकते हैं कि हमने सीखा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटेंसिटी जो भी क्यू पे मिलेगी वो इंटेंसिटी एट पी का 1/4 होगी, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रहा है। अगर डिस्टेंस डबल होगा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। देख लेना बेटा एक दफा, अगर इंटेंसिटी 1/4 हो रही है, 1/4 हो रही है, तो एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को हाफ हो जाना चाहिए। यही पढ़ा था ना कि अगर एम्पलीट्यूड हाफ होगा तो इंटेंसिटी 1/4, और एम्पलीट्यूड 1/3 होगा तो इंटेंसिटी 1/9 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं करता हूँ सॉल्व तुम लोगों के लिए, लेकिन बेटा इस स्टेज पे डायरेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना चाहिए मैं, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ के क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पी, सॉरी एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 की जगह हो जाएगा जो, सब कुछ अंडर रूट हुआ है ना, सो हो जाएगा। ठीक है, यानी हाफ, ये रिवर्किंग बेटा कॉपी कर लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं, ये था 34 और अब है 35, वो खुद करना। 35 आप लोगों के करने का है। 38 देखते हैं। 38 बेटा, चलो देख लेते हैं। 38 वैसे आपके ही करने का है सीरियसली। 19 है, पेज नंबर 19 के ऊपर क्वेश्चन है 38। 38 में यहाँ इन्होंने कहा दो वेव्स हैं एक्स एंड वाई, रेडियस 2r था, डिस्टेंस 2r था बेटा, रेडियस नहीं डिस्टेंस। डिस्टेंस डबल हुआ है तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, और इंटेंसिटी 1/4 होगी तो एम्पलीट्यूड 1/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा डायग्राम शो कर रहा है दो वेव्स को। देखो, एक वेव का एम्पलीट्यूड था 1 डिवीजन, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है 3 डिविजन। क्या एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स होगा तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स हो जाएगी।
तो क्या मैं यहाँ डायरेक्टली रिलेशन बना सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स इज 3 times द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वाई? अच्छी तरह देख लो बेटा, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं ना कि इसका तो मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स, बेटा अब इतना बनता है कि हम यहाँ डायरेक्ट करें बात कि इंटेंसिटी ऑफ वेव एक्स इज 9 times द इंटेंसिटी ऑफ वेव वाई, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं इंटेंसिटी, तो हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, इंटेंसिटी ऑफ एक्स ओवर इंटेंसिटी ऑफ वाई यहाँ से निकाल देंगे, हो जाना चाहिए। आगे बढ़ जाओ बच्चों। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 38 के बाद 50 तो 50 पे आ जाओ बच्चों। मेरा 50 बिल्कुल इसी जैसा है, इस जैसा ही क्वेश्चन है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन मांगा है, आपके करने का है। 58 सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी आपके जैसे आपके करने का क्वेश्चन है। ठीक है, इंटेंसिटी को इन्होंने पावर और डिस्टेंस के साथ रिलेट किया है, वो भी आप खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 58 के बाद 60 भी आपके करने का है, उसमें भी वेव बनी हुई है, आसान सा क्वेश्चन है। बाद है 63 शायद मैंने आपके साथ किया हो, चेक करना। 26 पेज नंबर है, 26। बेटा कंफर्म करना, ये फेज डिफरेंस का क्वेश्चन है, मैंने किया है क्या तुम लोगों के साथ? अच्छी तरह देख के बताओ। नहीं किया? अच्छा, चलो कर लेते हैं भाई। पढ़ लो यार एक दफा आप लोग इसको, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया, पढ़ लीजिए आप एक दफा इसको। अब बेटा मेरा एक क्वेश्चन तुम लोगों से बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कोहेरेंट हैं? कंफर्म करो। ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं है बेसिकली। कैसे? यूं तो बड़ा एक मुझे ये बेटा पोर्ट्रेट में करना पड़ा है ताकि मैं डायग्राम दिखा सकूं बड़ी करके। ये देखिएगा, ये दोनों वेव्स कोहेरेंट नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। चेक कीजिएगा इनकी फ्रीक्वेंसी सेम क्यों नहीं है। गौर से देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं ये ऊपर वाली वेव को नेम किया हुआ है तो पी और क्यू, चलो सही है। वेव पी को पहले देखते हैं। वेव पी ने यहाँ से स्टार्ट किया है, कहने से इधर से एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट वन साइकिल। ये साइकिल नंबर 1 कंप्लीट हो गई, यहाँ साइकिल नंबर 2 कंप्लीट हो गई, यहाँ साइकिल नंबर 3 कंप्लीट हो गई, और इस पॉइंट पे आके साइकिल नंबर 4 कंप्लीट हुई है। यानी 18 सेकेंड्स टाइम में जो दिखा रही है, 18 सेकेंड्स टाइम में पहली वेव की 4 साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब आओ दूसरी वेव पे। दूसरी वेव है वेव क्यू। इस वेव क्यू में हमारे पास, चेक करो वेव क्यू में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कैन आई से, इसका एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ, 2 साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ, 3 4, यहाँ जाके 5 होना था। तो क्या हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो कंप्लीशन हुई है वो ये 4.5 साइकिल्स की, यानी इस वेव की सेम टाइम ऑफ 18 सेकेंड्स में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई हैं? ये वेव्स कंप्लीट हुई हैं 4.5। तो इन दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, दे आर नॉन कोहेरेंट। दूसरी एक और बात ये थी कि बच्चे इस तरह से भी देख सकते हैं कि इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड दोनों वेव्स बिल्कुल इन फेज थे, दोनों के क्रेस्ट एक ही टाइम पे आ रहे थे, यानी जीरो टाइम पे दोनों वेव्स के क्रेस्ट्स हैं, दे आर जस्ट इन फेज।
लेकिन चेक करो 18 सेकंड्स के ऊपर एक वेव का क्रेस्ट है तो दूसरी वेव का ट्रफ है, दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। इसका मीनिंग दे आर नॉन कोहेरेंट, ये कोहेरेंट नहीं है। अब बहरहाल क्वेश्चन ये नहीं है कि कोहेरेंट है या नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एट विच, कहते हैं 18 सेकंड्स में ये कुछ हुआ जो दिख रहा है। बेटा क्या हम कह सकते हैं वेव्स बिल्कुल आउट ऑफ फेज है, यानी इनमें फेज डिफरेंस है 180 डिग्रीज का, दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, देयर crest of one is falling on trough of the other, so they are completely out of phase in 18 seconds time। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि at which time is the phase difference between the two waves, between the two oscillations is 1 divided by 8 of a cycle। अच्छा, फेज डिफरेंस को आप नंबर ऑफ साइकिल्स में भी दे सकते हो, रेडियंस में, डिग्री में, नंबर ऑफ साइकिल्स में। तो इस वक्त इनमें कितना फेज डिफरेंस है, नंबर ऑफ साइकिल्स में और डिग्रीज में और रेडियन में सब बताते हैं। इस पॉइंट पे कि हम कह सकते हैं वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। इनमें जो फेज डिफरेंस इस वक्त है डिग्रीज में वो है 180 डिग्री। इस वक्त इनमें फेज डिफरेंस रेडियन के हिसाब से देखा जाए तो वो है पाई रेडियन, और साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो इनमें फेज डिफरेंस है हाफ अ साइकिल। एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसके लिए की बनाने जा रहा हूँ, यहीं की बनाते हैं, चेक करना बेटा। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस वेव में गौर से देखना बेटा, एक मिनट, नहीं, नहीं, देखना बेटा, क्या कहा जा सकता है कि 18 सेकेंड्स टाइम में चेक करना बेटा, हम कह सकते हैं 18 सेकेंड्स के टाइम में फेज डिफरेंस जो आया है वो है 180 डिग्री। जगह बेटा बड़ी तंग है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, हाँ? जगह थोड़ी सी मेरे पास कम है। देखिएगा, क्या हम कह सकते हैं 18 सेकेंड्स के टाइम में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री पाई रेडियन या हाफ अ साइकिल। तो क्या कहा जा सकता है कि इसका मतलब 9 सेकेंड्स के टाइम में फेज डिफरेंस हो जाएगा आधा 90 डिग्री, यानी कि पाई अपॉन 2 रेडियंस, यानी कि 1/4 ऑफ द साइकिल। यस, इसका मतलब 4.5 सेकेंड्स के टाइम में, इसके भी आधे टाइम में फेज डिफरेंस हो जाएगा 45 डिग्रीज। ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन, ये हो जाएगा 1/8 ऑफ अ साइकिल। एक बेटा एक चीज को देखो गौर से, फेज डिफरेंस लीनियरिटी के साथ आता है, आपको याद होगा फेज चेंजेस विद लीनियरिटी पूरी वेव के ऊपर। तो अगर 18 सेकेंड्स टाइम में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो आधे टाइम में आधे का फेज डिफरेंस होगा, यानी 9 सेकेंड्स में 90 डिग्रीज का, और 4.5 सेकेंड्स में 45 डिग्रीज का। तो अगर 18 सेकेंड्स में हाफ अ साइकिल का फेज डिफरेंस है तो 4.5 सेकेंड्स में होना चाहिए 1/8 ऑफ अ साइकिल। इन्होंने 1/8 ऑफ अ साइकिल का ही पूछा था, तो 1/8 ऑफ अ साइकिल का ही पूछा था, तो हमारे लिए क्या टाइम है 4.5। मेरा बेटा जल्दी पिक्चर लो इसकी बच्चे। अच्छा नाउ एक मिनट मैं देखता हूँ क्या तुमने
आपकी वर्किंग देख के लगा कि मैंने गलत किया है। अच्छा, ओके, ओके। अभी अभी देख लेंगे बेटा, वो तो निकल गया ना पहला वाला क्वेश्चन। वो वर्किंग मेरी वाली देख लेना और कंपेयर करना। तो बहरहाल अभी जो वर्किंग की है इसकी पिक्चर लो यार, अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डरे नहीं, बस प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेशन में ऐसे ही होता है। वेव्स को आप क्या समझ रहे हैं? वेव्स आपको मुश्किल लग रहा है तो बाकी दुनिया को वेव आसान लगता है क्या? तो याद रखिएगा, जिसको वेव आसान लगता है उसको वेव पढ़ाया ही नहीं जा रहा। याद रखिएगा ये बात। इसी वेव को 5 क्लासेस में भी खत्म किया जा सकता है, डेफिनेशंस करा के और 10 से 12 एमसीक्यूज और 4 से 5 पेपर 2 के क्वेश्चंस करवा के। आपको लगेगा जिंदगी आसान हो गई, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस वजह से ये नहीं सोचना कि अगर किसी को वेव मुश्किल लग रहा है तो वेव तुम्हें मुश्किल लग रहा है। वेव जो है ना, अभी कोई वेव सबको मुश्किल लगता है, वेव है ऐसा। इस वजह से वेव्स मुश्किल लगने की एक पॉजिटिव बात भी है। तो पॉजिटिव बात ये कि वेव अगर मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वेव को। याद रखिएगा, जिसको वेव आसान लग रहा है ना, ये चीजें एकदम सीधी सीधी हो रही हैं, इसका मतलब है वो वेव सही से पढ़ नहीं रहा है। क्योंकि वेव्स, ये सीआई की अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ा करो, उससे पता चलता है कि किन टॉपिक्स में हैं जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट हैं। वेव्स वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो बच्चों को घुमा के रखता है, परेशान करके रखता है। हर पेपर 2 में, हर पेपर 1 में जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिन पे एग्जामिनर के कमेंट्स आते हैं, उनमें से एक वेव्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी भी है। इस वजह से वेव मुश्किल लगना कोई नई बात नहीं है। हर बच्चे को, यानी आप ही को नहीं, जो बच्चे लाइसी में पढ़ते हैं उनको भी वेव्स इतना ही डिफिकल्ट लगता है जितना आपको लग रहा होगा। इस वजह से इसको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इससे लड़ने की जरूरत है, कोरोना से लड़ने की जरूरत है ना। अच्छा बेटा, फिर यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं मैं स्टॉप कर दूं, तो मैं चलो स्टॉप करता हूँ। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 मैंने मार्क किया हुआ था। 69, 69 में फेज डिफरेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, चलो बहरहाल मैंने ये मैंने क्वेश्चंस मार्क करवा दिए हैं सारे। आपने पिक्चर ले ली होगी, मैं भेज भी दूंगा आपको इसको, इन क्वेश्चंस को। ये तमाम क्वेश्चंस वो हैं जो वेव से रिलेटेड आप कर सकते हो, ठीक है ना? और इनमें से पूछ सकते हो। मैं आज और बैठ के देख लूंगा इनमें से, अगर और भी कोई ट्रबल वाले हुए तो वो अलग कर लूंगा, वो मैं करवा दूंगा। और बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ से अम, यार मेरे पास वैसे तो रिकॉर्डिंग बेटा क्लाउड के ऊपर हो रही होती है, सॉफ्टवेयर में मेरे पास तो नहीं होती, मैं तो नहीं उसको डाउनलोड करता क्लाउड से। वो तो क्योंकि मेरे अकाउंट में ये ऑप्शन था तो रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन ये कि कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो बड़ी रिलीजियसली जो है ना, पाबंदी से मेरे लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा है, अल्लाह उसको जजा दे। नहीं किया करें वैसे, ऐसा गलत होता है। और क्योंकि वो अगर चाहिए तो हम डाउनलोड करके आपको दे सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि बुनियादी तौर पे हम हैं चोर किस्म के लोग, हम हैं सारे मुसलमान चोर होते हैं ना असल में, बेसिकली सब इस तरह की हरकतें करते हैं। तो चोरी करके खुश होते हैं। तो सीधे रास्ते से जो काम हो रहा हो उसको भी कोशिश करते हैं, कोई चोरी का रास्ता निकल आए तो उससे हम कर लें उसको। तो इस वजह से कोई ये कर रहा है आप में से ही कि वो लेक्चर्स को बगैर इजाजत के यूट्यूब पे लगा रहा है। तो और फिर जो है वो जाहिर है वो सारे जा रहे हैं, तो मुझसे लेने की जरूरत नहीं है, वहां से देख लेना सारे। वो बड़ी लाइन से, बड़ी पाबंदी से, इतना सफाई से उसने कभी अपना काम नहीं किया होगा जितनी सफाई से वो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 लगा रहा है यूट्यूब पे। बहरहाल ये काम इस सलीके से भी हो सकता था, इस एथिक्स के साथ भी हो सकता था कि आप मुझसे रिक्वेस्ट करते। जैसे मेरे लाइसियम में फिजिक्स में 550 बच्चे हैं और किसी एक बच्चे ने अब तक कोई एक लेक्चर यूट्यूब पे या कोई इस तरह से हरकत नहीं की, जबकि उनके पास भी, सबके पास आपकी तरह अच्छी टैबलेट्स हैं जिन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारा कुछ हो सकता है। बट क्या है, बात एथिक्स की होती है ना। तो इस वजह से उनमें से किसी ने नहीं किया। और वो सारे बच्चे उनकी सबके ईमेल्स पे, मतलब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये दूंगा नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये तुम्हें रिकॉर्डिंग देने में क्या हर्ज है इसका? तो जरा पूछना, कोई लाइसी में दोस्त होंगे ना आपके सबके, उन सब के पास क्लास के बाद उनकी ईमेल पे रिकॉर्डेड उनकी फाइल पहुंच जाती है कि वो रिपीट रिवीजन में देखना चाहें तो देख लें। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी एथिक्स जो की स्टार्ट से डे 1 से, तो उनके पास सारे लेक्चर्स हैं। तो बस फर्क इतना सा होता है कि हम क्या करते हैं,
कि कुछ चीजें जो हमें सीधे रास्ते से मिलनी चाहिए ना, उन्हें भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह चोरी करके निकाल लें। तो बस हमारा है ऐसा, नॉर्म ही ऐसा है हमारा। तो चलें, ठीक है। ओके बेटा, मैं तो बस यहाँ से जो आपको चाहिए होगा वो मांग लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे तो कोई कर ही रहा है यूट्यूब पे, आप ही में से कह रहा है। तो बहरहाल इस तरह से हम अपनी एथिक्स दिखाते हैं, अपने अखलाक दिखाते हैं। चलें, तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। अब तुम लोग, मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, ये जो है ना मैंने पिक्चर ली है जिसकी, मैं भेज दूंगा। तुम लोग इसको करो। आप ही में से कोई बता देना, मैं तो रिपोर्ट नहीं करूंगा। अगर आप में से किसी को पता है कि कौन ऐसा कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं उसको ग्रुप से किक आउट करूं परमानेंटली, यहाँ से अपने अकाउंट में से उसको स्टॉप करूं। तो मुझे प्लीज बताना अगर किसी को पता है कि कौन ये इस तरह से ये हरकत कर रहा है। तो बाकी है कि अगर किसी को वैसे रिकॉर्डेड चाहिए हो तो बिल्कुल यार, जिस दिन का चाहिए हो मैं रिकॉर्ड करके दूंगा। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इसकी। अब तक कोई, मैं कल देख रहा था तो 158 रफली लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं सारे ट्यूशंस के और सारे मिला के। तो वाई नॉट, मुझे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तुम्हें रिकॉर्डिंग देने में क्या मसला है भाई। तो ये सारी बात थी, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, और मैंने ये क्वेश्चंस जो आपके साथ किए इनको खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करना। दूसरी बात, कीवर्ड किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लगेगा, मुश्किल लगे तो अच्छा है, ताकि मुश्किल लगेगा तो इसका मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो। और इंशाल्लाह मैं गारंटी दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि करते जाओ, यही मुश्किल आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिन में मैं इलेक्ट्रिसिटी की वर्कशीट के क्वेश्चन जो थे ना, और कुछ क्वेश्चन जो मुश्किल थे पास पेपर्स के, उनकी बच्चे मेरे ट्यूशंस की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों में से भी बार बार बच्चे रिक्वेस्ट करें, तो मैं एक अलग से क्लास रखूंगा। लेकिन अभी कुछ दिन में, 1-2 हफ्ते के बाद, इसी तरह ऑनलाइन बड़ी क्लास रखेंगे, संडे को, सैटरडे को किसी टाइम में निकाल के, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस करते रहो, लेकिन कल मैं वेव्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, और फिर उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होगा, राइट। ओके बच्चों, खुदा हाफिज।